पिछली कड़ी में हमने इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था के उन तत्वों की चर्चा की थी जिनके आधार पर दिल्ली सल्तनत का शासन चलता था। इस कड़ी में हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि भारत में मुस्लिम सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। विभिन्न इतिहासकार मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय देते हैं। अधिकांश इतिहासकारों की धारणा है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, किंतु किसी भी निश्चय तक पहुंचने के लिए हमें इन तुर्की आक्रांताओं की उपलब्धियों पर विचार करना होगा। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रांता था। उसने अरब से सिंध के रास्ते भारत में प्रवेश किया था और सिंध में अपनी राज संस्था स्थापित कर ली थी, परंतु उस राज सत्ता का शीघ्र ही उन्मूलन हो गया। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय नहीं दिया जा सकता। लेनपूल ने लिखा है कि सिंध में अरबों की विजय इस्लाम के इतिहास में एक घटना मात्र थी और इसका परिणाम शून्य था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी दूसरा प्रबल मुस्लिम आक्रांता था जिसने भारत पर किए गए आक्रमणों में बड़ी सफलताएं अर्जित की। यदि वह चाहता तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित कर सकता था, परंतु उसका ध्येय भारत की अपार संपत्ति को लूटना, गुलामों को प्राप्त करना, भारत से औरतें लूटकर गजनी ले जाना तथा हिंदू काफिरों को दंडित करके खलीफा को प्रसन्न करना था। वह भारत में अपना राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था। इसलिए महमूद गजनवी को भी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय नहीं दिया जा सकता। भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने के लक्ष्य से प्रेरित होकर सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किए। वह उत्तरी भारत में विशाल भूभाग को जीतने में सफल भी हुआ, परंतु उसने भारत में कोई अलग राज्य स्थापित नहीं किया और न भारत में वह स्थायी रूप से रहा। वरन उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना गवर्नर नियुक्त किया तथा स्वयं गजनी चला गया। इसलिए उसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय नहीं दिया जा सकता। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के भारतीय क्षेत्रों का स्वामी बना। उसने उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली और एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। उसने प्रथम बार दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की। उसने इस सल्तनत का गजनी से संबंध विच्छेद कर लिया और स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा, परंतु उसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानने में कई आपत्तियां हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को खलीफा से स्वतंत्र राज सत्ता का कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कुछ इतिहासकार उसे गजनी के मुस्लिम राज्य के भारतीय प्रांतों का प्रांतपति ही मानते हैं। अब तक ऐसी एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है जिसमें ऐबक का नाम अंकित हो। इतिहासकारों को इस बात पर भी संदेह है कि उसके नाम का कोई खुतबा पढ़ा गया था या उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी एवं गजनी के शासक महमूद बिन गियासुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान स्वीकार किया था, किंतु गियासुद्दीन को किसी को भी सुल्तान की उपाधि देने का अधिकार नहीं था। उस काल में यह उपाधि केवल खलीफा ही दे सकता था। गजनी के दूसरे शासक
ताजुद्दीन यल्दूज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। इस कारण ऐबक द्वारा स्थापित राज्य असंबद्ध तथा अव्यवस्थित संघ जैसा था। ऐबक की मृत्यु के उपरांत उसकी सल्तनत 4 टुकड़ों में बिखर गई। इन तथ्यों के आधार पर बहुत से विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नहीं मानते। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह लाहौर में शासक बना। आराम शाह ने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और अपने नाम की मुद्राएं चलवाईं। इतना होने पर भी उसे भारत में मुस्लिम सल्तनत का संस्थापक नहीं कहा जा सकता। उसे दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ही इल्तुतमिश ने परास्त कर दिया था। ऐसी दशा में केवल अपने नाम का खुतबा पढ़वाने तथा मुद्रा चलाने से उसे दिल्ली का सुल्तान मान लेना ठीक नहीं है। उसे खलीफा ने सुल्तान स्वीकार नहीं किया था। अधिकांश इतिहासकार इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इसके पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। दिल्ली के अमीरों ने जिस समय आराम शाह के स्थान पर इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान निर्वाचित किया, उस समय तक दिल्ली की सल्तनत लगभग समाप्त हो चुकी थी। इल्तुतमिश ने विभिन्न तुर्की अमीरों का दमन करके नए हिंदू राज्यों को जीतकर तथा यल्दूज, कोबाचा और अली मर्दान जैसे प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त करके नए सिरे से दिल्ली सल्तनत का निर्माण किया तथा उसे स्थायित्व प्रदान किया। इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। इल्तुतमिश ने बंगाल, बिहार तथा लाहौर दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिए और दोआब के विद्रोहियों का दमन करके राजधानी दिल्ली को सुरक्षित बनाया। इल्तुतमिश ने न केवल उन राजपूतों को दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जो ऐबक की मृत्यु के उपरांत स्वतंत्र हो गए थे, वरन अन्य राजपूतों को भी परास्त करके सल्तनत की सीमा में वृद्धि की। इल्तुतमिश ने खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करके दिल्ली सल्तनत को इस्लामिक जगत में नैतिक आधार दिलवाया। इल्तुतमिश को 26 साल के दीर्घ शासनकाल में सल्तनत को संगठित करने का पर्याप्त समय मिला। इस कारण उसने जिस दिल्ली सल्तनत का निर्माण किया, वह सल्तनत इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद लगभग 300 सालों तक अस्तित्व में रही। इस प्रकार इल्तुतमिश को ही भारत में मुस्लिम सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर भी इतिहासकार इस तथ्य से मना नहीं कर सकते कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, जिसे मोहम्मद गौरी ने दिल्ली में सत्तारूढ़ किया था। ऐसी स्थिति में भारत में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना का श्रेय अकेले इल्तुतमिश को कैसे दिया जा सकता है? निष्कर्ष रूप में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना का जो कार्य मोहम्मद गौरी ने आरंभ किया, उसे कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। अगली कड़ी में देखिए, एक खूबसूरत बला शाह तुर्कान ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया।